हाय डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 का एम्पलीफायर। जैसा कि आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में कहाँ तक हम लोग का हो चुका था, तो देखे थे यूनिट नंबर 6 में एम्पलीफायर क्या है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे एम्पलीफायर का सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, डबल स्टेज एम्पलीफायर। उसके बाद हम लोग देखे थे कपलिंग के बाद देखे थे कि कितने प्रकार की कपलिंग होता था। 3 तरह के बताए थे, है ना। वो तीनों को हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म था, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, बैंडविड्थ, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, डेसिबल गेन, है ना। ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग कपलिंग का जो कंपैरिजन था तीनों में, वो भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब हमारा इस यूनिट में बचा क्या क्या टॉपिक, तो एक टॉपिक हम लोग का बचा है क्या, एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। तो आप लोग का देखिएगा सिलेबस में यूनिट नंबर 6 का ये टॉपिक होगा एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक और है। 2 टॉपिक और कौन कौन है, तो जैसे आप लोग देखे थे, क्या देखे थे कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर था ये, उसके बाद डबल स्टेज था, उसके बाद ट्रिपल स्टेज, है ना। तो देख रहे हैं कि हर स्टेज का एम्पलीफायर का कुछ ना कुछ गेन होगा। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, इसका गेन 1 है, ये सेकंड स्टेज एम्पलीफायर इसका गेन 2 है, ये थर्ड स्टेज है, इसका गेन 3 है ना। तो ओवरऑल अगर तीनों का गेन पूछेगा तो इसका गेन मान लेते हैं कि क्या है, जी है। क्या है, जी है। तो ओवरऑल गेन जी है। अब इसमें बहुत इनपुट दे रहे हैं, इसमें कुछ आउटपुट हमारा मिल रहा है नहीं, तो पूछेगा कि ओवरऑल ट्रांजिस्टर का गेन क्या होगा। जब इसमें एक स्टेज लगाएं, 2 स्टेज लगाएं, 3 स्टेज लगाएं, तब क्या होगा। तो आपका सिंगल स्टेज के लिए तो सिंपल सा गेन है। गेन बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, आउटपुट बटा इनपुट, है ना। आउटपुट क्वांटिटी बटा इनपुट। तो और सिंगल स्टेज के लिए तो सिंपल था कि आउटपुट बटा इनपुट कर देंगे तो हमारा जी मिल जाएगा। लेकिन जब डबल स्टेज 2 को लगा देंगे तब क्या होगा, तो इसका गेन अलग अलग हो जाएगा नहीं। उसी प्रकार 3 को लगाएंगे तब क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना है कि 3 स्टेज एम्पलीफायर रहेगा तब उसका ओवरऑल गेन क्या होगा, 2 स्टेज एम्पलीफायर रहेगा तब उसका ओवरऑल गेन क्या होगा। तो भी देखेंगे गेन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे आउटपुट बटा इनपुट, बस एकदम इजी है। उसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है। एक टॉपिक और आपका क्या बचा हुआ है, तो एसी इक्विवेलेंट डीसी हो गया, उसके बाद गेन हो गया ओवरऑल। उसके बाद आपका एक टॉपिक बचा हुआ एसी लोड लाइन। क्या पढ़ना है, एसी लोड लाइन। तो आप लोग देखे थे एक डीसी लोड लाइन पिछले यूनिट में देखे थे, लेकिन इसमें पढ़ना है एसी लोड लाइन, तो उसको भी देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक आपका बचा हुआ है, एक गेन से रिलेटेड, एक एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, और एक पढ़ना है एसी लोड लाइन। तो देखते हैं इस वीडियो में तीनों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए कोई भी सर्किट है जिसमें हम लोग देखे थे ट्रांजिस्टर था, तो सभी में हम लोग देख रहे थे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लगा रहे थे और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग लगा रहे थे। हम आप लोग का बताए थे कि सबसे बेस्ट ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग होता है वोल्टेज डिवाइडर होता था, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कितना होता था, स्टेबिलिटी फैक्टर एस था वो 1 के बराबर था, है ना। तो हम बताए थे कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होने के कारण, बेटर होने के कारण वोल्टेज डिवाइडर हमेशा बायसिंग यूज करते हैं। कौन सा, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। और उसके बाद बताए थे कि कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बेस्ट कौन था, तो कॉमन इमीटर। तो हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी चीज हम लोग कर रहे थे, ट्रांजिस्टर हो या एम्पलीफायर हो, तो उसमें कौन सा सर्किट हमेशा लेके चलना था, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे एसी और डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इसमें भी हम लोग क्या चलेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, समझे। तो हम लोग सबसे लिखेंगे पहला लाइन क्या, कि फॉर एनालाइज द एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वी कंसीडर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग विथ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बताएं कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होता है, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है, ये मोस्टली यूज होता है बेटर स्टेबिलिटी के कारण। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये भी बताए थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट होता है, मोस्ट सुटेबल होता है, इसीलिए हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं,
कॉमन इमीटर, है ना। ये सब भी तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो देखेंगे यहाँ से कि इसका पहला लाइन क्या लिखेंगे, तो इसमें भी देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहा है कॉमन इमीटर। तो लिखना तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि फॉर एनालाइज, मतलब इसको एनालिसिस करने के लिए, किसको, तो एसी और डीसी इक्विवेलेंट सर्किट को। तो क्या लिखेंगे, फॉर एनालाइज द एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट वी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर बाय एसी, कौन सा बाय एसी, वोल्टेज डिवाइडर बाय एसी विथ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, विथ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, समझे। आप देखेंगे हम लोग कि वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट डायग्राम क्या था और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, है ना। तो देखे थे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोला, इसका मतलब इमीटर ग्राउंडिंग रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब वोल्टेज डिवाइडर की बात है, तो वोल्टेज डिवाइडर में हम आप लोग को बताए थे कि वोल्टेज डिवाइडर करने के लिए क्या करते हैं कि वोल्टेज को डिवीजन करने के लिए दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, R1 और R2। देखे थे ना सर्किट डायग्राम वोल्टेज डिवाइडर का, तो यही ना था सर्किट डायग्राम। और हम लोग जानते हैं कि बेस में लगाते हैं बेस कैपेसिटर, और इमीटर में लगाते हैं इमीटर कैपेसिटर, और कलेक्टर में लगाते हैं कलेक्टर कैपेसिटर, जिसको कपलिंग कैपेसिटर बोला जाता था, नहीं इसको बाईपास कैपेसिटर बोला जाता था, और इसको इनपुट कैपेसिटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ट्रांजिस्टर क्या कौन सा लिए हैं, एनपी एन लिए हैं। तो एनपी एन ट्रांजिस्टर लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, एन से निकलो बताएं थे, याद रख लेना था कि एन से निकलो मतलब इसमें करंट क्या होगा, निकलते रहेगा। तो इस इमीटर के द्वारा जो करंट निकलेगा उसको इमीटर करंट बोलते हैं। नहीं, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इमीटर करंट सम होता है किसका, तो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का। नहीं, तो सम होने का मतलब क्या हुआ कि इमीटर करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये दोनों करंट अंदर होगा। तो देखिए तो कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों क्या हो रहा, इन हो रहा। क्यों इन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं केसीएल लॉ से, केसीएल में आप लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पॉइंट, अगर ये ट्रांजिस्टर को एक पॉइंट मान लें, तो इस पॉइंट पर हमको इमीटर करंट कब निकलेगा, जब ये दोनों का सम होगा। तो हम लोग पढ़े कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो हमारा ये देख रहे हैं कि ये इनकमिंग हो रहा है आईसीआईबी और ये आउटगोइंग हो रहा है, तो आउटगोइंग बराबर क्या हो जाएगा, दोनों सम ऑफ इनकमिंग। नहीं, ये सब तो एकदम सिंपल बात है। अब देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम था, इसी को क्या करेंगे, इसमें से एसी सर्किट डायग्राम छाटेंगे और डीसी सर्किट डायग्राम। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखेंगे कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे इससे। तो इसका दो स्टेप है, कितने स्टेप है, दो स्टेप। तो क्या लिखेंगे, फॉर एनालाइज द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट वी फॉलो द टू स्टेप्स। कितना स्टेप को फॉलो करेंगे, दो स्टेप, दो स्टेप को। पहला क्या है, रिड्यूस ऑल एसी सोर्सेज टू जीरो। पहला कंडीशन क्या है कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करने के लिए पहला स्टेप है कि रिड्यूस ऑल एसी सोर्सेज टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डीसी लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब एसी को हटाना पड़ेगा। नहीं, तो वही बात तो लिखे हैं कि रिड्यूस ऑल एसी सोर्स, मतलब इस सर्किट डायग्राम में जितना आपको एसी सोर्स दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, घटा करके क्या कर देंगे, जीरो। अब जीरो कर दिए इसका मतलब कि उसका ना के बराबर है, अर्थात रिमूव कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ रिड्यूस ऑल एसी सोर्सेज टू जीरो लिख सकते हैं, या लिखेंगे क्या कि रिमूव द ऑल एसी सोर्सेज। नहीं, दो तरीका से लिख सकते हैं, पहला कि रिड्यूस ऑल एसी सोर्सेज टू जीरो। अब एसी सोर्स को जीरो कर दिया था तो रिमूव कर दिया, वही बात होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, रिमूव ऑल एसी सोर्स, या लिखेंगे रिड्यूस ऑल एसी सोर्स टू जीरो। ये बात आपको समझ में आया, पहला स्टेप। क्यों किया है, क्योंकि हमको डीसी चाहिए, तो एसी का कोई मतलब नहीं, तो एसी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। दूसरा क्या लिखें, ओपन द ऑल कैपेसिटर। देखिए इसमें आप लोग का कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ सीबी है, सीसी है और ये सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर कि ओपन काहे करेंगे, इसमें शॉर्ट करते हैं, इसमें शॉर्ट कैसे, तो याद रखना कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए हम आपको सिंपल सा बताएं। कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है बाबू, डीसी को नहीं ब्लॉक करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए डीसी सॉरी कैपेसिटर था है। हम बताए थे कि कैपेसिटर सी से चालू होता है, डीसी डी से चालू होता है, दोनों क्या था, कांस्टेंट था, है ना। तो देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है, तो दोनों क्या था, एक दूसरे की अपोज कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता मतलब अपोज करता, अपोज करता मतलब
कि डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। कैसा रेजिस्टेंस की तरह? हाई रेजिस्टेंस। मतलब डीसी के लिए हाई रेजिस्टेंस, तब नहीं ये डीसी को पास नहीं होने दे रहा है, इसके लिए हाई रेजिस्टेंस के काम कर रहा है। हाई रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा करंट नहीं पास हो रहा है, डीसी नहीं पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर यहाँ इसके लिए ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं? ओपन द ऑल कैपेसिटर। नहीं तो याद रहेगा, डीसी में जानते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक करता था, उसके ओपन के जैसा काम करता है, इसीलिए क्या करेंगे? ओपन द ऑल कैपेसिटर। ऑल कैपेसिटर को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। याद रहेगा? आप देखिए, अब दोनों स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा इस तरह का जो सर्किट डायग्राम था, तो इससे डीसी निकालेंगे तो कैसा बनेगा? तो जो स्टेप अप्लाई किए उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। तो देखिए, तो पहला क्या था कि रिड्यूस ऑल एसी सोर्सेस, मतलब इसमें जो एसी सोर्स है उसको हटा दीजिए। तो देखिए, आपको ये इनपुट में एसी सोर्स दिखाई दे रहा है, तो हम देखिए इनपुट में क्या किए, जो एसी सोर्स था इसको क्या कर दिए? हटा दिए कि देखिए एसी सोर्स हट गया, इधर जो एसी सोर्स था उसको भी हट गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ कैपेसिटर है, कैपेसिटर को क्या कर रहा? ओपन। यहाँ कैपेसिटर को ओपन ही कर देंगे, क्या कर देंगे? ओपन। इधर करंट नहीं फ्लो होगा, तो इधर वाला सर्किट क्या हो गया? मेरा खत्म हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं, कैपेसिटर को ओपन करेंगे बहुत, तो कैपेसिटर यहाँ से ओपन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर का सर्किट खत्म हो जाएगा, नहीं तो इधर से सर्किट क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए एकदम सिंपल है कि नहीं? सिर्फ आप स्टेप याद रखना, और स्टेप याद ही रटे वाला चीज है। सीधा सीधे डीसी था तेरा, एसी हटा देना, और कैपेसिटर जानते हैं डीसी में ब्लॉक करता था तो उसको ओपन कर देना। जे हमारा अवरोध करेगा और हम क्या करेंगे? हटा देंगे। नहीं तो उसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। हम जैसा भी जानते हैं कि मेरा कोई रास्ता में बाधा डालेगा तो उसको रास्ते से हटा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर क्या कर रहा है? डीसी को ब्लॉक करता, तो हम डीसी के लिए सर्किट डायग्राम खींचना चाह रहे हैं, तो जो हमको रास्ता रोक रहा है उसको रास्ता वैसे हटा देते हैं। नहीं तो यहाँ से क्या करेंगे? कैपेसिटर को हटा देंगे। तो ये कैपेसिटर को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से सर्किट डायग्राम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा यही नहीं। देखिए, तो एक R1 बचेगा, एक R2 बचेगा, और यहाँ से क्या रहेगा? RC रह जाएगा, और यहाँ से RE रह जाएगा, और कैपेसिटर ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो इधर वाला सर्किट खत्म। ये बात समझ में आया सभी को? और नीचे लिख देंगे डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए एसी इक्विवेलेंट, तो जस्ट इसका उल्टा करना। इसमें एसी को सोर्सेस को जीरो किए हैं, इसमें डीसी को सोर्सेस को जीरो कर देंगे। इसमें ओपन किए हैं कैपेसिटर को, इसमें क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। अब इसमें देखिए तो शॉर्ट क्यों करेंगे? तो हम आप लोग को बताए हैं कि एसी के लिए क्या करता है? कैपेसिटर है जो पास होने देता है, हमको मतलब रास्ता दे रहा है, तो उसको रहे देंगे ना, तो उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट। हम लोग जानते हैं कि एसी क्या होता है? कैपेसिटर से पास कर जाता, इसका मतलब क्या होगा? कि कैपेसिटर है जो एसी के लिए शॉर्ट के जैसा काम कर रहा है, डीसी के लिए देख रहे हैं तो ओपन के जैसा काम कर रहा है, इसके लिए शॉर्ट के लिए, इसीलिए इसको क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। और डीसी को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ एसी, तो डीसी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से इसमें डीसी आपको कौन कौन नजर आ रहा है? तो देखिए ये VCC हमारा डीसी वोल्टेज है ना, VCC, तो ये VCC को हटा दें। क्या किए? VCC को हटा दें। तो यहाँ से हटाइएगा, क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा। नहीं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए थे पहले, तो क्या होगा? ये VCC था, देख रहे थे यहाँ से एक इनपुट बनता था और यहाँ से एक इधर आउटपुट बनता था। तो हाँ हम VCC को हटा दिए हैं, VCC को, तो हमारा सिर्फ क्या बनेगा? यहाँ AC सोर्स बचेगा, क्योंकि इसमें AC को तो नहीं खत्म करना, DC को नहीं, तो ये AC सोर्स रह जाएगा। और ये जो R1 है तो VCC हट गया तो R1 हमारा इधर आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा, रहेगा R2। और ये कैपेसिटर को क्या करना है? शॉर्ट करना। कैपेसिटर को क्या कर दिए? शॉर्ट कर दिए। देखिए ये हटा को क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी कैपेसिटर को क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना, और बचेगा RC, तो RC बचा हुआ रह जाएगा, और RC किससे कनेक्ट हो जाएगा? E से, नहीं इमीटर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहिएगा सर RE है, तो RE तो रहना चाहिए, क्योंकि हमको कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। तो आप देखिए तो कैपेसिटर को अगर यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो सारा करंट कहाँ से पास होने लगेगा? इधर शॉर्ट पाथ से नहीं, क्योंकि उधर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये करंट सारा का सारा इधर पास होगा। मतलब ये RE है जो हमारे लिए क्या करेगा? ओपन के जैसा काम करेगा, नहीं क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इधर मिल रहा है,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, करंट सारा का सारा इधर चल जाएगा, इसीलिए आर भी यहाँ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें क्यों नहीं हट रहा था, क्योंकि इसमें कैपेसिटर ही था जो ओपन था, है ना। तो ओपन था तब पास होगा आर से ना। अब इसी के लिए जितना भी रेजिस्टेंस मिले पास तो उसी से होना, इसलिए इसमें डीसी वाला था लेकिन एसी वाला में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, इधर से शॉर्ट सर्किट पाथ इसको मिल रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं। समझ में आई बात। देखिए तो रवि जी था, नाम से ही था क्या, एसी वाला में हमको क्या करना है कि जी डीसी वाला को हटा देना और कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना। डीसी वाला में क्या करना, एसी को हटा देना है और कैपेसिटर को ओपन कर देना, हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद इसमें लिखेंगे कि फॉर कंसीडरिंग द एसी एंड डीसी सर्किट डायग्राम वी टेकन द वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग विद कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लिख देंगे कि एज शोन इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया फिगर में, वोल्टेज डिवाइडर और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि फॉर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। अब डीसी के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे फॉर डीसी इक्विवेलेंट सर्किट वी कंसीडर टू स्टेप को कंसीडर करते हैं या फॉलो करते हैं, दोनों स्टेप लिख देंगे। उसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे। उसके बाद एसी के लिए लिखेंगे वैसे टू स्टेप, उसके बाद दोनों स्टेप लिख देंगे और उसके बाद सर्किट डायग्राम। समझें, तो हो जाएगा सही से। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, गेन वाला पर। गेन वाला के बाद चलेंगे हम लोग एसी लोड लाइन। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए देखिए क्या बताएं अभी आप लोग कहा कि आप लोग का आगे पढ़ना क्या है कि अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर रहेगा, डबल स्टेज एम्पलीफायर रहेगा, ट्रिपल स्टेज एम्पलीफायर रहेगा, है ना। तो कहेगा इसका ओवरऑल गेन क्या होगा। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर इसका गेन G1 मान लिए, दूसरा स्टेज एम्पलीफायर इसका गेन क्या मान लिए हैं, G2। सब एम्पलीफायर का गेन होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट क्वांटिटी, है ना, आउटपुट क्वांटिटी बटा इनपुट क्वांटिटी। ये तो हम आप लोग का पढ़ाए हैं नहीं। तो देखिए तो यहाँ से गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट क्वांटिटी बटा इनपुट क्वांटिटी। तो अगर हमारा एक एम्पलीफायर है वो, तो एक एम्पलीफायर का क्या होगा, गेन आउटपुट बटा इनपुट होगा। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि जो इसका आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट को हम दे रहे हैं दूसरा एम्पलीफायर में, क्योंकि हम लोग देखे थे ना कपलिंग में कि एक एम्पलीफायर में एक और एम्पलीफायर लगा देते थे। तो क्या होता था कि जो फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर था उसका आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट के जैसा काम करता था, है ना। तो इसका आउटपुट इसके इनपुट के जैसा काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर एम्पलीफाई करके हमारा आउटपुट देगा, फिर इस आउटपुट को अगला एम्पलीफायर में देंगे, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जितना स्टेज एम्पलीफायर लगाएंगे उतना बार एम्पलीफाई होगा। तो कहेगा कि टोटल ओवरऑल एम्पलीफायर का गेन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला स्टेज का G1 है, दूसरा स्टेज का G2 है और तीसरा स्टेज का गेन क्या है, G3 है। गेन को बताया था G से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट वाला को 1 से, 2 वाला को 2 से, थर्ड वाला को 3 से। और पूरा कहेगा ओवरऑल एम्पलीफायर, ये तीनों एम्पलीफायर जब मिल गया है तो तीनों का ओवरऑल गेन कितना होगा। तो पूरा तीनों का हम अगर ओवरऑल गेन यहाँ से निकालना चाहें और उसका ओवरऑल गेन क्या मानिए, G। तो G बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आउटपुट बटा इनपुट होगा, क्योंकि गेन बराबर क्या जानते हैं, आउटपुट क्वांटिटी बटा इनपुट क्वांटिटी। तो देखिए तो यहाँ से पूरा ओवरऑल का गेन निकालना, और यही क्वेश्चन के रूप में देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट G इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू G3। क्या है कि दे दिया है कि ओवरऑल गेन निकालिएगा ना, तो कितना आएगा, G1 आएगा गुने G2 आएगा गुने G3 आएगा। और ऐसे भी आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेगा कि अगर क्या होता है सीरीज में लगा हुआ रहता है तो उसका गेन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। कैसे से देखिए ये फॉर्मूला से आएगा, यहाँ हम बता इसी को प्रूव करने के लिए बोला। जहां लिख दिया घेर लिखा है कि G1 इज जो गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, जो हम आप लोगों को समझाएं कि इसका G1 मान लिए हैं। अगला क्या है कि G2 इज गेन ऑफ सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर, जैसे दूसरा का मान लिए G2, तीसरा का G3, और G क्या है, ओवरऑल एम्पलीफायर का।
है ना। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के लिए, फिर सेकेंड स्टेज के लिए, फिर थर्ड स्टेज के लिए, उसके बाद ओवरऑल के लिए। नहीं तो यहाँ से देखिए तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं बहुत, तो दिखाए हैं गेन इक्वल टू आउटपुट क्वांटिटी बट्टा इनपुट क्वांटिटी, ऐसा दिखाए हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं फर्स्ट स्टेज के लिए, कौन सा स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेज के लिए, तो फर्स्ट स्टेज के लिए गेन बराबर अगर निकालिएगा तो फर्स्ट स्टेज का गेन कितना माने है, G1, और G1 बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, आउटपुट क्वांटिटी बटा इनपुट क्वांटिटी। नहीं अब यहाँ से देखिए इसका आउटपुट, अगर यहाँ से इनपुट हम x दिए हुआ, क्या दिए हैं x, तो देखिए सो आउटपुट बटा इनपुट, तो हमको तो आउटपुट नहीं पता है, तो आउटपुट को रहने देंगे, और गेन पता है G1 है, गेन क्या है G1 माने हैं, और इनपुट हमको पता है कितना x, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट को आउटपुट रहने देंगे और इनपुट की जगह कितना लिख देंगे x, है ना। अब यहाँ से आउटपुट निकालिएगा तो आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, G1 इंटू x, गुना हो जाएगा, G1 और ये गुना भागा था सब, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो G1 इंटू x। अब यहाँ से देखिए आउटपुट मिला, किसका आउटपुट मिला, फर्स्ट स्टेज का ना, अब फर्स्ट स्टेज यही लिखा, इसका आउटपुट हमारा क्या मिल गया, यहाँ से G1 इंटू x। अब देखिए ये G1 इंटू x इसका आउटपुट है, लेकिन सेकेंड स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट के जैसा काम करेगा नहीं, तो अब निकाल लेंगे सेकेंड स्टेज का आउटपुट, तो देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, फॉर सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर। अब देखिए बाबू यहाँ से सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर के लिए हम लोग निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा, G2 इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट होगा। नहीं अब यहाँ से आउटपुट हमको निकालना है सेकेंड स्टेज का, तो आउटपुट रहने देंगे, और इनपुट हमको पता है, देखिए तो सेकेंड स्टेज में इनपुट कितना जा रहा है, G1 इंटू x जा रहा है, तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, G1 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ हमको तो G2 पता ही है नहीं, तो यहाँ से आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, वो आउटपुट इक्वल टू, देखिए ये गुना में हो जाएगा, G1 इंटू G2 इंटू x नहीं हो जाएगा, इसके साथ गुना में हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेज का मिल गया, इसी प्रकार देखिए यहाँ से ये किसका आउटपुट मिला, सेकेंड स्टेज का, तो सेकेंड स्टेज का आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 इंटू x। नहीं अब हमको चाहिए थर्ड स्टेज, तो फॉर थर्ड स्टेज के लिए निकालते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फॉर थर्ड स्टेज एम्पलीफायर। अब देखिए बॉस थर्ड स्टेज एम्पलीफायर के लिए आउटपुट बटा इनपुट होगा, और उसका गेन क्या माने हैं, G3 माने, क्या माने हैं G3, तो G3 बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट होगा। नहीं अब यहाँ से देखिए तो क्या लिखेंगे, G3 को G3, आउटपुट तो हमको निकालना है, और इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका इनपुट क्या है थर्ड स्टेज के लिए, G1 इंटू G2 इंटू x है। अब यहाँ से चाहिए आउटपुट, क्या चाहिए आउटपुट, अब ये आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू x नहीं होगा, देखिए तो ये एक भागा में इधर जाएगा तो गुना, तो आउटपुट बराबर हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू x, होगा कि नहीं। अब देखिए किसका आउटपुट निकला, थर्ड स्टेज का, और जो थर्ड स्टेज का आउटपुट निकला है लास्ट हो गया, तो ये जो आउटपुट मिला यहाँ पर क्या मिला हमारा आउटपुट, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू x, यही नहीं मिला। अब ये आउटपुट है जो कहने के लिए थर्ड स्टेज का है, लेकिन जो आउटपुट मिला लास्ट में आउटपुट मिला, मतलब तीनों एम्पलीफायर के बाद में हमारा आउटपुट मिला, तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेज एम्पलीफायर इज also is the output of overall amplifier। नहीं क्योंकि ये एम्पलीफायर यहाँ तक समाप्त हुआ, इसके बाद हमारा आउटपुट मिला, तो ये तीनों मिलकर के एक एम्पलीफायर हो गया, और इसका जो लास्ट आउटपुट मिला ये एम्पलीफायर का हो गया ओवरऑल आउटपुट। यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज ओवरऑल आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर।
नहीं है। ये बात आपको समझ में आया? ये जो आउटपुट हमारा मिलेगा थर्ड स्टेज का, ये किसके जैसा काम करेगा? तो ओवरऑल एम्पलीफायर है उसके आउटपुट के जैसा है? नहीं, ओवरऑल एम्पलीफायर का आउटपुट यही ना हमारा मिल रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओवरऑल आउटपुट G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू X। अब हमको निकालना क्या है बाबू? तो हमको निकालना है G क्या है? तो ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर है। तो यहाँ से नहीं निकाल देंगे, ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप? इसलिए ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर के क्या हो जाएगा? G हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल गेन क्या माने हैं? G माने हैं हम लोग। देखिए तो G क्या है? ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो G बराबर क्या हो जाएगा मेरा वो? आउटपुट बटा इनपुट होगा ना। अब देखिए हमारा यहाँ से G इक्वल टू आउटपुट देखिए तो कितना है बाबू? देखिए तो ओवरऑल गेन कितना है? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू X है ना। देखिए वही बात नहीं है ना कि ओवरऑल आउटपुट कितना था? इतना था। तो ओवरऑल आउटपुट हमारा क्या मिल गया? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू X है। और इनपुट कितना है बाबू एम्पलीफायर का ओवरऑल का? तो इनपुट देखे तो कितना? X है। X दे रहे थे तो हमको उतना मिल रहा था। तो आउटपुट और इनपुट हमको पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो इनपुट क्या हो जाएगा? X। अब देखिए X से X क्या हो जाएगा मेरा बाबू? कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो इसलिए G इक्वल टू क्या बचेगा? G1 इंटू G2 इंटू G3 हुआ। और यही हमको प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा? प्रूफ। ये बात आप लोग समझ में आई? देखिए तो आसान था ना। सिर्फ क्या करना था बाबू कि इनपुट हम मान ले रहे थे, फर्स्ट स्टेज का गेन और सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज सबका गेन मान लिए। अब क्या करना था? हमको आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेज का निकालेंगे, फिर सेकेंड स्टेज का, फिर थर्ड स्टेज का। जब ओवरऑल निकल जाएगा तो क्या कर देंगे? ओवरऑल गेन निकाल देंगे। नहीं, अब यहाँ से देखिए अगर 3 स्टेज का लिए तो 3 स्टेज के लिए इतना आया। इसी प्रकार अगर 2 स्टेज के लिए सिर्फ लेना चाहते हैं तो 2 स्टेज के लिए क्या आता हमारा? सिर्फ आता G1 इंटू G2। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि अगर 2 स्टेज एम्पलीफायर है तो कहेगा उसको ओवरऑल गेन बताइए। तो क्या होगा ओवरऑल गेन? G1 इंटू G2। अगर वह कहेगा कि 3 स्टेज एम्पलीफायर है बाबू तब उसको ओवरऑल गेन बताइए। तो कितना हो जाएगा? G1 इंटू G2 इंटू G3। अगर कहेगा 4 स्टेज एम्पलीफायर है बाबू तो क्या हो जाएगा? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। कहेगा उसको प्रूफ कीजिए बाबू। तो नहीं हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए तो एकदम आसान है। तो सभी से बन जाएगी। तो इसको बाबू आप लोग याद कर लीजिए। तो इसको आप लोग क्या कीजिए? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, पीडीएफ भी दे देंगे, है ना। ऐसे सब कुछ आप लोग का लिख दिए हैं। तो चलते हैं अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूनिट नंबर 6 का, वहां चलते हैं। लास्ट टॉपिक क्या था? एसी लोड। देखिए तो अब हमारा यूनिट नंबर 6 एम्पलीफायर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है? एसी लोड लाइन। तो देखिए एसी लोड लाइन है क्या? तो जैसे हम लोग देखे थे डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन है क्या था कि टू एनालाइज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हम लोग क्या देखे थे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांजिस्टर का देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो लाइन ड्रा करते थे उसी लाइन को क्या बोलते थे? लोड लाइन। क्या बोलते थे? लोड लाइन। अब लोड लाइन 2 तरह का हुआ, एक एसी लोड लाइन और एक डीसी लोड लाइन। तो जब हम देखे थे कि ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे थे तो आउटपुट किसके किसके बीच में था? एक कलेक्टर टर्मिनल और एक कलेक्टर से इमीटर के बीच में जो वोल्टेज है ना। तो हम लोग देखे थे कि कलेक्टर टर्मिनल के द्वारा जो करंट फ्लो होता था आईसी, और कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज मिलता था क्या मिलता था? VCE, है ना। सर्किट डायग्राम आप लोग देखे हैं कि बेस और इमीटर से इनपुट देते थे और लोड लगाते थे आईसी और VCE के बीच में, अर्थात कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो उसके द्वारा जो करंट फ्लो होता था आईसी और वोल्टेज मिलता था VCE। तो हम लोग देख रहे थे कि लोड के क्रॉस जो करंट और वोल्टेज है उसी के बीच में जो लाइन खींचे थे उस लाइन को क्या बोलते थे? लोड लाइन। अब उस लोड लाइन का खींचने का तरीका 2 तरीका से। कब?
उसमें बताए थे डीसी लोड लाइन में क्या बताए थे कि डीसी लोड में लाइन में क्या किया था कि जब बेस टर्मिनल को ओपन रखते हैं, क्या रखते हैं, ओपन, मतलब बेस करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, तब जो आईसी और वीसी के बीच में जो लाइन ड्रा किया जाता है उसको क्या बोलते थे, डीसी लोड लाइन बोलते थे ना। और एसी लोड लाइन क्या है कि जब बेस टर्मिनल को शॉर्ट रखेंगे, मतलब बेस टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, मतलब बेस टर्मिनल के द्वारा इनपुट अप्लाई करेंगे, तब जो हमारा आईसी मिलेगा और वीसीई मिलेगा, तब जो उसके बीच में लाइन ड्रा करेंगे उसको क्या कहेंगे, एसी लोड लाइन। समझें? तो लोड लाइन क्या है, सबसे पहले तो टू एनालाइज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड लोड लाइन। और लोड लाइन दो तरह के, कौन कौन, एक एसी लोड लाइन और एक डीसी लोड लाइन, है ना। तो हम लोग देखे थे कि डीसी लोड लाइन क्या था, तो डीसी लोड लाइन का परिभाषा क्या बताए थे कि टू एनालाइज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन, है ना। उसके बाद हम आप लोग के सर्किट का सोल्व किए थे, तो हम लोग का देखिएगा डीसी लोड लाइन यही था। डीसी लोड लाइन में हम आप लोग को बताए थे कि करंट था जो आईसी कितना मिलता था, वीसीसी बटा आरसी। जब हम क्या करें थे, बेस को ओपन किए थे, तो वहां से सोल्व किए थे। यूनिट नंबर 4 में आप लोग देखिएगा, जो लोग डीसी लोड लाइन नहीं देखे हैं तो डीसी लोड लाइन के लिए यूनिट नंबर 4 देखिएगा। यूनिट नंबर 4 में हम लाए थे वीसीसी बटा आरसी। कब लाए थे, जब इनपुट टर्मिनल जो बेस टर्मिनल था उसको क्या किए थे, ओपन किए थे, है ना। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि जब लोड को शॉर्ट किए थे तब वहां से आया था हमारा VCE का वैल्यू, जो किसके बराबर आया था, VCC के बराबर आया था। और दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखिए मिल गया, तो उसके बीच में हम लोग लाइन ड्रा करते थे, तो उस लाइन का नाम क्या था, डीसी लोड लाइन। वहां क्या किए थे कि बेस टर्मिनल को ओपन रखे। अब एसी लोड लाइन में क्या है भाव कि एसी लोड लाइन में क्या है कि जब बेस टर्मिनल को अप्लाई करेंगे, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि टू एनालाइज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। बस थोड़ा सा डिफरेंट है वो एसी और डीसी में। डीसी में क्या था कि व्हेन इनपुट टर्मिनल इज ओपन, अर्थात बेस टर्मिनल इज ओपन, तब जो हम लोग लोड के क्रॉस करंट आईसी और वीसी के बीच में ड्रा करते थे उसको डीसी लोड लाइन। और एसी लोड लाइन क्या कहेंगे कि जब इनपुट इज अप्लाई करेंगे तब जो हमारा आईसी और वीसी का वैल्यू मिलेगा और उसके बीच में जो लाइन ड्रा करेंगे उसको क्या कहेंगे, एसी लोड लाइन। समझे? तो एसी लोड लाइन का ड्रा कीजिएगा तो इस तरह के आएगा। अब इसका देखिए करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा VCEQ प्लस ICQ इंटू RAC। ये देखिए कैसे आएगा, तो देखिए इसमें हम लोग देखे थे क्या कि VCC बटा RC था, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें आया, जब एसी लोड लाइन में आया तो हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, कौन, एसी रेजिस्टेंस काम करेगा। तो जो एसी रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, उसके कारण जो वोल्टेज मिलेगा क्या मिलेगा, ICQ इंटू RAC, है ना। क्योंकि जो हम Q पॉइंट है इसको क्या बोलते थे, Q पॉइंट, तो ये Q पॉइंट पर क्या मिलेगा हमारा, Q पॉइंट पर मिलेगा ICQ करें और इस पर वोल्टेज मिलेगा VCEQ। तो यहाँ का वोल्टेज हो गया VCEQ और जो AC के कारण हुआ जो होगा ICQ इंटू RAC। और इस पर करंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से वोल्टेज हो गया VCEQ प्लस ICQ इंटू RAC और करंट क्या हो जाएगा यहाँ 0। इस टर्मिनल पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो वोल्टेज एक्स टर्मिनल वाला एक्स एक्सिस वाला पहले लिखा था, तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, वोल्टेज का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0। करंट कितना हो जाएगा, तो ICQ मिलेगा और एक मिलेगा VCEQ बटा RAC। नहीं, जो वोल्टेज में रेजिस्टेंस से भागा देंगे तब जो करंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये दोनों के बीच में। समझे? इसमें देख रहे हैं क्या कि जब इनपुट टर्मिनल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो हमारा देख रहे हैं कि क्वालिटी पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। नहीं, उसमें देखे थे डीसी लोड लाइन में क्या कि बेस इमीटर वोल्टेज क्या रखते थे, कांस्टेंट रखते थे। क्यों? क्योंकि वो ओपन था। हम लोग पढ़े थे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बेस इमीटर वोल्टेज, है ना। लेकिन यहाँ एसी लोड लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेस इमीटर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं,
क्योंकि इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, तब इसका डिफिनेशन हुआ एसी लोड लाइन का क्या कि एसी लोड लाइन इज ड्रॉप बिटवीन आईसी एंड वीसी एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ VBE। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा एसी लोड लाइन का, तो क्या लिखेंगे टू एनालाइज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। अब जैसे जैसे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो VBE के कारण बेस करंट फ्लो होगा नहीं IB, तो IB करंट क्या होगा बढ़ते जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा पहले से हमारा करंट था ICQ DC लोड लाइन में, अब जैसा ही इनपुट सिग्नल अप्लाई किए तो हमारा बेस करंट के कारण क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो ICQ प्लस क्या हो जाएगा VCQ बटा RSC, और वोल्टेज क्या हो जाएगा VCQ प्लस ICQ इंटू RSC। याद रहेगा। तो यहाँ से पूछ लेगा क्या कि पॉइंट ऑफ AC लोड लाइन क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ AC लोड लाइन का पॉइंट क्या हो जाएगा IC सैचुरेशन एंड VCE ऑफ, मतलब क्या होगा कि कलेक्टर करंट सैचुरेटेड और हो गया कलेक्टर इमीटर ऑफ वोल्टेज, है ना। तो हमारा क्या मिलेगा तो IC सेट बराबर देखिए कि क्या मिला हमारा, यहाँ से देखिए तो ICQ प्लस VCQ बटा RSC, और वोल्टेज देखिए क्या मिला हमारा VCQ प्लस ICQ इंटू RSC हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर देंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे एसी लोड लाइन, समझें। अब देखिए इस तरह आपका टॉपिक समाप्त हुआ यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 के साथ साथ आप लोग का सारा चैप्टर समाप्त हो गया। बाकी आप लोग को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सोल्व के लिए अगर आप लोग कोई दिक्कत हो तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैसेज करते रहेगा। और सभी को थैंक यू साथ देने के लिए, और पूरा लेसन समाप्त हुआ तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, और आपका एग्ज़ाम हो बेटर हो, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए आप लोग तो आप लोग से इसी प्रकार हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।